मंचासीन परम आदरणीय धर्मगुरु दीवान साहब, पाली सांसद आदरणीय पीपी साहब, हमारे वरिष्ठ साथी अधिकारी भाई घनश्याम जी, विनोद जी, सुनील जी, मंच पर बैठे सूरत समाज के पदाधिकारी, उपस्थित हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी, पूरे भारत की विभिन्न बडेरों से पधारे सभी पदाधिकारी, मेंबर और इस सूरत समाज के उपस्थित सभी गणमान्य माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं सूरत समाज का आभार व्यक्त करूंगा कि आपके इस स्नेह और प्यार की वजह से मैं आपके बीच उपस्थित हो पाया। लगातार आपकी तरफ से आग्रह किया गया था और काफ़ी समय बाद मैं राजस्थान के बाहर किसी प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहा हूं, तो ये आपके स्नेह का परिणाम है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भाई घनश्याम जी ने किस तरीके से इस भवन की नींव रखी गई, कितना लंबा एक संघर्ष इसके पीछे रहा है और आज जो ये भव्य भवन खड़ा हुआ है उसके बारे में जब सुनते हैं तो बहुत गर्व होता है और ऐसा लगता है कि हम राजस्थान के किसी गांव में बैठे हैं। वही पगड़ी वाले हमारे सारे सजन, वही माताएं, बहनें, मतलब प्रदेश के बाहर भी इतनी अच्छी गैदरिंग, इतना अच्छा स्नेह, इतना अच्छा अनुशासन देख के मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी सफलता का एक परिचायक है। मैं दीवान साहब जब भी स्पीच देते हैं तो समाज की प्रगति के 3 जो बड़े आधार हैं उनके बारे में हमेशा कहते हैं कि इस समाज के पास 3 ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यतः हर समाज में नहीं मिलती। पहला मेहनत, दूसरा ईमानदारी और तीसरा सहनशीलता या धैर्य। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आज आप सबको और हम सबको इस ऊंचाई पर लेकर आई है। किसी भी सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो, इन तीनों ही गुणों की वजह से आज हम सब लोग इस मंच पे और इस स्टेज पे और इस ऊंचाई पे पहुंच पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो नेचुरल एडवांटेज हैं ये हम लोग तो बरकरार रखे ही रखें, हमारे आने वाली पीढ़ी में भी ये तीनों क्वालिटीज़ बनी रहें, इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। भाई विनोद ने शिक्षा के बारे में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें कहा कि कैसे हमें प्रयास करना चाहिए और क्यों इसकी ज़रूरत है। आप लोग जितने भी पुराने बुजुर्ग आए हैं, आपकी जो मेहनत रही है, जो सहनशीलता रही है और जो वर्तमान में आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से जो नए समीकरण डेवलप हो रहे हैं उसमें ट्रेडिशनल व्यापार के आधार पर आगे बढ़ पाना ज़्यादा देर तक संभव नहीं हो पाएगा और हमें नए रास्ते, नए तरीके, नए क्लस्टर अप्रोच में कैसे हम सामूहिक रूप से ऐसे प्रयास करें जिससे कि बदलती हुई अर्थव्यवस्था में भी हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। न केवल सर्वाइव कर पाएँ बल्कि हम प्रगति पे आगे बढ़ते हुए अन्य जो समाज है उनका हम मार्गदर्शन कर पाएँ। इसी दिशा में 3-4 चीज़ें हैं जिस पर मैं आज आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कुछ परंपराएं आज भी ऐसी हैं जिनको हम इसलिए ढो रहे हैं कि वो परंपरा हमारे बुजुर्ग ढोते आए हैं। आज मैं देख रहा था बाहर और अंदर जब दीवान साहब शुभारंभ कर रहे थे
तो बार बार कहना पड़ रहा था कि घूंघट हटाओ। घूंघट आज के टाइम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ऐसी दरवाज़ा है जो आगे बढ़ने से रोकता है। मेरा जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप लोग ये पढ़ लें, अपनी बेटी, बहू, पत्नी, माता, जिसी को भी हो, घूंघट के लिए आप फोर्स नहीं करें। इसकी शुरुआत हमें आज यहीं से करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है घूंघट का। किसी जमाना में इतिहास में रहा होगा, आज कोई फायदा नहीं है। आज अगर आप फोर्स करते हैं कि आपको ये पर्दा रखना पड़ेगा, तो आप उस आधी आबादी को पीछे रखने का काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सामाजिक मंचों पे हो, चाहे घरेलू प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम हमारी माताओं बहनों को घूंघट नहीं रखने के लिए मोटिवेट करें, न कि ये ताना दें कि इसने तो घूंघट नहीं निकाला। तो ये मेरी आपसे विशेष तौर पे अपील रहेगी। दूसरी जो मेरी अपील है आप लोगों से, हालांकि अब काफ़ी बदलाव आया है। पहले सामाजिक मंचों पर अफीम का सेवन भी एक प्रतिष्ठा का पार्ट माना जाता था। जो सेवन करने वाले सबसे बीच में सभा में बैठा करते थे, धीरे धीरे उसमें बदलाव आया है। अब लोग उससे दूर होने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि जिस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है, उसको हटाने का एक ही तरीका है कि उस केंद्र में अगर बैठ के बंदा अफीम का सेवन करेगा, तो जो युवा पीढ़ी आसपास घूम रही है, उनको ये लगेगा ये सबसे बड़े आदमी हैं। क्या करते हैं? अफीम सेवन करते हैं। तो क्या हम हमारी युवा पीढ़ी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि बड़े आप कैसे हुए, आपका संघर्ष है? लेकिन नशे से मुक्ति के बारे में भी मेरे ख्याल से सामाजिक प्लेटफॉर्म पे पूर्णतः समाप्त करने का समय आ गया है। और इस तरह के जो लोग बीच में बैठकर ऐसी गतिविधियां करते हैं, उनके बारे में नकारात्मक बातें करना आपको शुरू करना चाहिए, तभी ये प्रथा खत्म होगी, नहीं तो ये प्रथा खत्म नहीं होगी। मेरा तीसरा जो आग्रह रहेगा, जो पूर्णतः इस बात पर निर्भर है कि हम हमारा कैसा भविष्य चाहते हैं। आज भी हमारी 50% आबादी जो महिलाएं हैं, मैं मानता हूं हमारी महिलाओं को काफ़ी आज़ादी है, लेकिन वो नहीं है जो आज के समय की आवश्यकता है। आज एक भी आपकी कमेटी ऐसी नहीं होगी, सिवाय महिला मंडल या महिला समिति को छोड़ के, जिसकी अध्यक्ष महिला हो। किसी भी बडेर में कोषाध्यक्ष आपको महिला नहीं मिलेगी, किसी भी बडेर में सचिव महिला नहीं मिलेगी, महिला मंडल में मिलेगी। तो हमने ये कह दिया है कि सिर्फ जहां महिलाओं के मामले होंगे वहां तो महिला निर्णय करेगी, बाकी सारे मामले पुरुष करेंगे। तो ये हमारी गलत धारणा है। हमें इन महिला, बहुत पढ़ी लिखी महिला, आपके यहाँ सूरत में मैं 4 महीने पहले जब आया था तो 3-4 बालिका महिला सीए चार्टेड अकाउंटेंट है। क्यों ये चार्टेड अकाउंटेंट महिलाएं आपकी सह कोषाध्यक्ष क्यों नहीं हो सकती? आप उनको मंच दें, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे भी बेहतर चला के दिखाएगी, बस आप उनको एक अवसर जरूर दें। आज जो ये भव्य मंच यहाँ पे है और बहुत भव्य भवन बना है, इस पेड़ को, इसके फल हैं जो आप लोगों ने मेहनत की है, लेकिन इस पेड़ की जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई है। मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, उन जड़ों में पानी और खाद देना बंद मत करना, वरना ये फल गिर जाएंगे। जो हमारे परिवारजन, जो आपके परिजन, जो स्थानीय लोग आज भी राजस्थान में हैं, जो खेती पे निर्भर हैं, और आपको पता है खेती में कितना लाभ होता है, आप सब वाली बात ही परिचित है। विनोद ने जो उदाहरण दिया वो तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे आपको सैकड़ों केसेस मिल जाएंगे जहां आज भी व्यक्ति अपनी बालिका को अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए या तो भेजना नहीं चाहता,
या भेजने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। आज दिल्ली में कोई एक बच्चा तैयारी करता है तो कम से कम साल का 3 लाख का खर्चा है, जो एक गरीब परिवार वहन नहीं कर सकता। अगर जयपुर में कोई तैयारी करता है कम से कम 2 लाख का खर्चा है, और ये एक सामान्य परिवार, आम परिवार वहन नहीं कर सकता। तो मेरा आग्रह रहेगा माननीय धर्मगुरु जी से भी कि क्या हम जो विनोद ने बात कही है, हम लोग बहुत अच्छे नेक कार्यों में, कई जगह गौशालाओं में, धार्मिक आयोजनों में हम अच्छा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा 2%, 3% हम शिक्षा के लिए रिजर्व करा दें तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और नेक काम नहीं होगा। ऐसे गरीब बालक, ऐसी बालिकाएं जो इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं कि वो सक्षम नहीं है, उन पे अगर आप ये पैसा लगाओगे तो मैं कह रहा हूँ वो हमेशा न केवल आपका एहसान मानेगा बल्कि वही पीढ़ी आपकी सेवा करे। जो व्यक्ति अपने खुद के बलबूते पे हुआ है और जिसने समाज के सहयोग से आगे बढ़ा है, दोनों के सेवा में आपको फर्क हमेशा दिखेगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे गरीब व्यक्ति जो हैं, ऐसे गरीब बालक हैं, उनकी हम सब लोग मदद करें। तो उसी कड़ी में जो बालिका शिक्षा का एक नोवेल प्रयास काफ़ी लंबे समय से विचार में था, और फाइनली पाली में कई सालों से एक ज़मीन पड़ी थी, और उस ज़मीन पर पट्टा अभी जैसे बताया 10 दिन पहले मिल गया है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा हर ग्राम पंचायत लेवल पर 12वीं तक स्कूल है। मतलब अगर आपको 12वीं पढ़ना है तो आपको अपने गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और गांव में चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, 12वीं तक की पढ़ाई सभी पूरी करते हैं। लेकिन 12वीं के बाद अगर आपको कॉलेज जाना है तो या तो वो ब्लॉक हेडक्वार्टर पे मिलेगा या आपको जिला मुख्यालय पे मिलेगा। उसमें भी अच्छी कॉलेज जो है वो आपको जिला और संभाग मुख्यालय पे मिलती है। और इसका कारण है कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन रेगुलर करने वाली बालिकाओं की संख्या लगातार घट रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक ये प्रयास किया गया कि पाली मुख्यालय पर एक बालिका छात्रावास हो, जिससे जो बालिकाएं 12वीं पास कर चुकी है और वो पाली में रहकर अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहें तो वो कर सकती है। भूमि तैयार है, पट्टा तैयार है, सिर्फ भवन खड़ा होना है। और मेरे ख्याल से जिस तरह के भामाशाह हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये काम 6 महीने या 1 साल में नहीं हो सकता। लेकिन मैं दीवान साहब का विशेष तौर पे इस तरफ ध्यान चाहूँगा कि हमारे जितने भी भवन बने हैं उस भवन में व्यक्तिगत लोगों ने बोली लगाई है। जैसे आज भी ये भवन बना है तो हर एक व्यक्ति का इसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, बट वो एरिया स्पेसिफिक है। ये सूरत का है, तमिलनाडु में तमिलनाडु का है, कर्नाटक में कर्नाटक का है। तो मेरा एक जस्ट विचार था कि पाली का जो बालिका छात्रावास बने, क्यों नहीं उसमें हर एक कमरा एक बडेर की तरफ से बने, ताकि पूरे भारत के सीरी समाज का उसमें प्रतिनिधित्व हो पाए। हमारी इतनी बडेरें हैं, एक बडेर अगर एक कमरा बनाती है और उस बडेर के जो पैसे में पूरे उस क्षेत्र के समाज का पैसा है, तो मेरा मानना है एक ये अलग मॉडल होगा और खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैं दीवान साहब से भी अपील करूंगा कि इस नेक कार्य में आप आगे आकर सहयोग करें और एक यूनिक पहचान इसमें दिलवाएं, ताकि हमारी बालिकाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। एक विशेष जिस चीज़ की मैं आप सबसे और आग्रह करूंगा, हम लोग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें हमारी युवा पीढ़ी को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारा ज़्यादातर समय, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह हो, चाहे बडेर की प्रतिष्ठा हो या किसी भवन का उद्घाटन हो, हम स्वागत समारोह में बहुत टाइम लगाते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो इस उद्देश्य के साथ आते हैं कि हम युवाओं को गाइड कर पाएंगे, युवाओं को मोटिवेट कर पाएंगे, मेरा निवेदन रहेगा इन सब कार्यक्रमों में अपन एक ऐसा कंपोनेंट,
एक आध दिन पहले या बाद में निकालें, जिसमें युवाओं को कैरियर काउंसलिंग का आयोजन भी हम लोग साथ साथ करा पाएँ, तो ये उस पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शन होगा और उनको ये दिशा मिल पाएगी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, और ये दिशा ही है जो आपको आगे ले जाएगी। 21वीं सदी का ये दूसरा दशक समाज के लिए बहुत बदलाव वाला है। 2013 में मैं पहला था, अब पहला नहीं हूँ, दूसरे भी यहीं बैठे हैं, और इसी दिशा में हम चलते रहें तो बहुत शीघ्र आपको प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारे युवा नवाचार करते हुए आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। मैं पुनः सूरत सिरवी समाज का, सभी दानदाताओं का, उपस्थित आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बुलाया, यह अवसर दिया, सम्मान दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो 3-4 अपील थी उस पर आप न केवल गौर करेंगे बल्कि उसका क्रियान्वयन करेंगे और समाज हित में आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।